नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवार एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी या फिर वाहन चालक एग्जाम की तैयारी, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि प्यारे साथियों इस चैनल के माध्यम से हम करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के माध्यम से राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। जी हां दोस्तों, जैसे पटवार के एग्जाम में राष्ट्रीय करंट अफेयर पूछा जाएगा, ग्राम सेवक के एग्जाम में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाएगा और 4th ग्रेड के एग्जाम में राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाएगा। और 10 क्वेश्चन आपको कम से कम पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, करंट के क्वेश्चन। जी हां, करंट के क्वेश्चन। और 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन मान के चलिए इसी अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी से आते हैं दोस्तों, 8 या 9 क्वेश्चन। और सभी कोचिंग वाले इसी क्रोनोलॉजी से क्या करवाते हैं, आपको करंट अफेयर्स कराते हैं। और इसी क्रोनोलॉजी को मैं आपको यहां पर करवाने जा रहा हूं, यानी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर किसी को वो क्वेश्चन आएगा तो आपको आएगा, अगर किसी को क्वेश्चन आया नहीं ना तो समझ लीजिए अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आया तो किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना मैटर इसमें दे रखा है अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, हम जनवरी से स्टार्ट किए, जनवरी का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी अब तक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है देखिए दोस्तों। उसमें हमने पढ़ लिया है राष्ट्रीय परिदृश्य, हमने पढ़ लिया, और अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में हमने पढ़ लिया, यानी एक क्लास हमारी हो चुकी है। 1 घंटे की क्लास थी, वो हमारी हो चुकी है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको कराया है। और आज हम इस क्लास में करने वाले हैं प्रादेशिक परिदृश्य, यानी 2 नंबर क्लास हमारी ये रहेगी। और इसके बाद नंबर 3 क्लास हमारी क्या आएगी, नंबर 3 क्लास हमारी होगी पुरस्कार, खेल परिदृश्य और उद्यतन ज्ञान की हमारी 3 नंबर क्लास होने वाली है। 3 नंबर क्लास इसकी हो जाएगी। 4 नंबर क्लास हमारी रहेगी किसकी, 4 नंबर क्लास हमारी रहेगी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य की 4 नंबर क्लास रहेगी। और 5 नंबर क्लास हमारी रहेगी मासिक घटनाओं का सार, स्मरणीय तथ्य और नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी एक क्रोनोलॉजी को हम 5 क्लासों में करने वाले हैं, 5 क्लासों में एक क्रोनोलॉजी को करने वाले हैं। क्या सर हम पटवार वाले राजस्थान का करंट अफेयर लगाएं क्या? जी हां दोस्तों, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे आपके करंट जीके के जो राजस्थान से ही संबंधित होंगे, और लगभग तो अधिकतर राजस्थान से ही संबंधित होंगे। जैसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय बैडमिंटन जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रथम स्थान किसका था, दूसरा स्थान किसका था, तीसरा, तो राजस्थान किसी में तो पहला होगा। यानी आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर इस प्रकार पढ़ना है कि आपका साथ के साथ राजस्थान करंट अफेयर भी क्लियर हो जाए। और 4th ग्रेड वालों को तो ये पूरी क्रोनोलॉजी करनी है, क्योंकि यहां पर अंतरराष्ट्रीय के तो केवल 2 ही पेज हैं, और तो सभी आपके आएंगे ना 4th ग्रेड में। और ग्राम सेवक में तो सभी आपको पढ़ना ही है, केवल पटवार वाले देख लेना प्यार साथियों, आप अंतरराष्ट्रीय करते हो या नहीं करते बस, और बाकी आप सभी को करना ही है। और देखिए यहां पर आपको मैंने अंतरराष्ट्रीय लास्ट में करेंगे, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों बहुत कम करते हैं अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय आपको मैंने करवा दिया, जिसमें हमने पहली क्लास में क्या क्या देखा था कि इंदौर व उदयपुर सिटी को क्या मिल चुका है, वेटलैंड सिटी के रूप में दर्जा मिल चुका है। उसके बाद देखिए एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 जो जारी हुआ है उसमें भारत को 3रे स्थान पर स्थान मिला है, और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य हो गया है। और IWAI के द्वारा अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया, वाराणसी में स्थापित किया गया। कौन सा कार्यालय ये क्षेत्रीय कार्यालय, तो 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय। 5 कौन कौन से हैं आपको पहली क्लास में पूरी व्याख्या बता दी। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें पहला स्थान उड़ीसा का, 12वां स्थान किसका था, राजस्थान का। कौन सा स्कोर रहा था, ये सारी व्याख्या बता रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे कौन सा, 1 नंबर पर किया गया। और देखिए प्यारे साथियों, राष्ट्रीय करंट अफेयर में क्या पढ़ चुके हैं, देखिए रिवीजन हो रहा है ना आपका कल वाली क्लास का, बस ये रिवीजन करते हैं, उसके बाद करेंगे हम राजस्थान।
कि जम्मू कश्मीर के चिन्नार पेड़, कौन से पेड़ों को, चिन्नार के पेड़ों को क्या करने के लिए, डिजिटल संरक्षण प्रदान करने के लिए जियो टैगिंग द्वारा क्या किया गया, इनका डिजिटल संरक्षण किया गया। और IMD विजन 2047 जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि आने वाले 2047 तक हम 100% मौसम की जानकारी सटीक देंगे और यहां पर जान माल की हानि एकदम शून्य कर देंगे। केंद्र सरकार ने 56 नई वाटर सैंड विकास परियोजनाओं का क्या किया है, मंजूरी दी है। किनको मिलेगी ये मंजूरी, तो प्यारे विद्यार्थियों टॉप 10 राज्यों को मिले। क्या राजस्थान उसमें शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, ये सारी बातें मैंने बता दी है। और HSBC हुरन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 जारी हुई है, जिसमें पहला स्थान सत्य नडेला का। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 जारी हुई है, ये भी आपको बता दिया। जम्मू रेलवे डिवीजन को क्या मिल चुका है, अब यहां पर डिवीजन का उद्घाटन किया गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। और चंद्र बाबू नायडू कहां के मुख्यमंत्री है, ये आंध्र प्रदेश के, और ये क्या है, सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन थे, दूसरे स्थान पर पेमा खांडू थे। तीसरे स्थान पर कौन थे, के सिद्धारमैया। कहां के के सिद्धारमैया, के सिद्धारमैया कर्नाटक के। और सबसे कम यानी सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी कहां की है, पश्चिम बंगाल की। ये सारी बातें आपको पता होगी। और 76वें गणतंत्र दिवस की हम मैं बात करूं तो यहां पर मुख्य अतिथि कौन रहे थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे थे। कौन थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। बस ये था हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य जो हमने कल पढ़ा था। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रादेशिक परिदृश्य की। तो जुड़ जाइए, सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। एक मोटिवेशन ले लेते हैं प्यारा सा, और मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट राजस्थान करंट अफेयर में कि राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह उदयपुर में। जी हां दोस्तों, हमने पढ़ा था राष्ट्रीय करंट अफेयर में कि 76वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से बनाया गया ना था, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। लेकिन राजस्थान में, हमारे प्यारे से राजस्थान में जो राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, वो कहां पर बनाया गया, तो उदयपुर में। और उदयपुर में भी कहां पर, महाराणा भोपाल स्टेडियम में। कहां पर आयोजित किया गया, ये महाराणा भोपाल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और ये 2 दिवसीय क्या था, राज्य स्तरीय समारोह था। 25 और 26 जनवरी को उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। और राष्ट्र ध्वज तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया, जहां वहां पर तो राष्ट्रपति थे, और यहां पर कौन हो जाएंगे, हमारे राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है, हमारे राजस्थान के हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी। कहां के हैं ये, महाराष्ट्र के रहने वाले। ठीक है, पता चल गया। उसके बाद देखिए समारोह में 6 विभाग 11 जिलों की झांकियों ने राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है। कितने विभाग है, 6 विभाग। कितने जिले, 11 जिले। और वहां हम बात करें, जब हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर में पढ़ा, सर्वश्रेष्ठ झांकी कहां की थी, उत्तर प्रदेश की थी। उसे पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सी झांकी थी वो, महाकुंभ की झांकी थी ना दोस्तों। याद रखना, भूल मत जाना, इन क्वेश्चनों को भूल मत जाना, रिवीजन करते रहना साथ ही साथ। अगर भूलने लगो ना तो एक बार इस क्लास को और पीछे वाली क्लास को 2 गुना की रफ्तार में देख लेना। और देखिए जो 2 दिवसीय राज्य स्तरीय यहां पर गणतंत्र दिवस बनाया गया, उसमें जो पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं, कौन कौन हुए हैं, तो देखिए सचिन मित्तल। कौन है, नंबर हम बात करें सचिन मित्तल। और देखिए ऐसे सेगाधीर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा उन्होंने 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र भी दिए हैं। ये हो गई हमारी बात है पहले पॉइंट की। और पहला पॉइंट सभी को समझ में आया कि राज्य स्तरीय 76वां गणतंत्र दिवस कहां पर बनाया गया, तो महाराणा भोपाल स्टेडियम कहां पर है, उदयपुर में। तो उदयपुर में आयोजन किया गया। और तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया था, राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए मेजर जनरल भांबू युद्ध सेवा मंडल से क्या हुए हैं, सम्मानित हुए हैं। कौन हुए हैं,
मेजर जनरल भांबू। और इनका पूरा नाम देखिए, मेजर जनरल सुरेश भांबू। मेजर जनरल सुरेश भांबू को क्या किया गया है? युद्ध सेवा मेडल से क्या किया गया? सम्मानित किया गया, यानी घोषणा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी को की गई थी। और ये कहां के रहने वाले? मूलतः श्री गंगानगर जिले के मूलतः निवासी थे। बस आपको यही याद रखना है कि युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित होने वाले राजस्थान के कौन से ऐसे यहां पर थे, मेजर कौन थे जिन्हें सम्मानित किया गया? तो मेजर जनरल भांबू क्या हुआ है? उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट हम पढ़ते हैं। और 3 नंबर पॉइंट देखिए, मानक अलंकरण समारोह में 18 चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कितने प्रतिभाओं को? 18 चयनित प्रतिभाओं को। किसके? मानक अलंकरण समारोह में। कहां पर हुआ ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर? जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। कब हुआ? 28 जनवरी 2025 को। कौन सा? ये हुआ मानक अलंकरण का पुरस्कार वितरण समारोह। याद रखना आपको, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। मानक अलंकरण का पुरस्कार वितरण समारोह कहां पर आयोजन किया गया? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। कहां पर है ये? जयपुर में स्थित है। और ये जो मानक अलंकरण है किसके लिए दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखिए किनको मिला है, देख लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक। 43वां यानी वर्ष 2024 के लिए इसको लगा लीजिए स्टार। 43वां मानक अलंकरण पुरस्कार किसे मिला है? महावीर शर्मा को मिला है। किसको मिला है? महावीर शर्मा को मिला। और ये दैनिक भास्कर जो आती है पत्रिका, उनके ये क्या है? महावीर शर्मा उससे संबंधित है। और 42वां किसको मिला है? अमित बैजनाथ गर्ग को। 41वां किसे मिला है? देव कुमार सिंगोदिया को मिला था। आपको 43वां याद है रखना ही होगा, मानक अलंकरण। यह एग्जामिनर इस प्रकार पूछ सकता है कि मानक अलंकरण पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? युद्ध क्षेत्र से, पत्रकारिता से, फिल्म इंडस्ट्री से, या किससे संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित हो जाएगा। सभी को समझ में आया? अब तक हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने राज्य स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस की बात करी। कहां पर? उदयपुर में हुआ था। तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया? तिरंगा फहराया गया था राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी हैं। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पढ़ा हमने, मेजर जनरल सुरेश भांबू को युद्ध सेवा मेडल से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नंबर 3 पॉइंट हमने पढ़ा है मानक अलंकरण पुरस्कार। जी हां दोस्तों, 43वां किसे मिला है? महावीर शर्मा को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? पत्रकारिता क्षेत्र में दिया गया। कहां हुआ इसका आयोजन है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। राजस्थान इंटरनेशनल कहां पर है? जयपुर इंटरनेशनल सेंटर है, तो जयपुर में हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट आती है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024, यानी असर। कौन सी रिपोर्ट है? असर रिपोर्ट, ASER रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। ASER का मतलब बोले तो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। और इसका क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों का क्या किया जाएगा? सर्वे किया जाएगा कि कौन से बच्चे किस स्तर का IQ लेवल है। क्या वो पहली जो कक्षा है उनके अध्याय को पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते? तो हमारे देश की बात करें तो 605 जिलों को इसमें शामिल किया गया। गांव कितने? 17,997। क्या आपको ये पढ़ना है? नहीं पढ़ना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि असर रिपोर्ट 2024 किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए असर रिपोर्ट में ये लगा लीजिए इसको स्टार, कितने जिलों को शामिल किया गया? राजस्थान के 33 जिलों को शामिल किया गया था। और रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देख लीजिए, यहां पर है रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात करें तो राजस्थान की सभी कक्षाओं के बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन और मैथमेटिकल स्किल का स्तर को सुधारा जाना, और जो नामांकन में गिरावट आ रही है उसकी क्या प्यार विद्यार्थियों, उसमें वृद्धि करना। कि गिरावट क्यों हो रही है ये तो पहले पता लगाएंगे, और उसके बाद क्या किया जाएगा? इस गिरावट को कम किया जाएगा, यानी बढ़ाया जाएगा। किसको? एडमिशन को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए, ये देखिए असर रिपोर्ट 2018 और 2024 की तुलना की गई है। आपको याद नहीं करना। देखिए
फिर भी आप देख लीजिए कि कक्षा 3 के जो बच्चे हैं ना राजस्थान में, वो पहले 10.3% बच्चे कक्षा 2 स्तर के अध्याय पढ़ पाते थे, लेकिन ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 12.1 हो गया है। क्या इस प्रकार आंकड़े आपको याद रखने हैं? नहीं करने। अगर पूछा जाएगा तो किसी को नहीं आएगा। ये वो है जो क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले लीजिए। देखिए, और यहां पर देखिए स्मार्टफोन वाला और बता दूं कि 14 से 16 वर्ष की आयु के छात्रों में 78.9% स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। 78.9% है, जिसमें लड़कियां तो 76.1% और लड़के 82.2%। इसी कारण तो प्यारे विद्यार्थियों, लड़कों का क्या हो रहा है? रिजल्ट डाउन जा रहा है, लड़कियों का बढ़ रहा है। और जिस दिन ये बराबर हो जाएंगे ना, उस दिन लड़का और लड़की दोनों एक समान हो जाएंगे और रिजल्ट भी समान आने लगेगा। ये आ गया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, चाहे वो 4th ग्रेड हो, चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे प्यारे साथियों हमारा पटवार का एग्जाम हो, चाहे ग्राम सेवक का एग्जाम हो, आएगा क्वेश्चन जरूर। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2025 वर्ष 2025 के राजस्थान के 3 हस्तियों को क्या किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कौन कौन है वो 3 हस्तियां? एक हो जाएंगे सीन काफ निजाम। कौन हो जाएंगे? सीन काफ निजाम हो जाएंगे। एक बैजनाथ जी महाराज हो जाएंगे और एक हो जाएगी बतुल बेगम। कौन हो जाएगी? एक हो जाएगी बतुल बेगम। जी हां दोस्तों, इन तीनों को क्या मिला है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2024 वाले आपको याद ही होंगे, जानकी लाल भांडे और प्यारे विद्यार्थियों 2 भाई थे, अल्लाह और गिन्नी, ये 2 भाई थे, उनको भी मिला था। ये भी आपको 2024 वाले याद होने चाहिए, ताकि आपको जब तुलनात्मक अध्ययन पूछे ना कि किन्हें 2024 में मिला, 25 में किन्हें मिला, तो आप सही कर सको। ये देखिए, सभी की बात करेंगे। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा। क्या बनेगा कि सीन काफ निजाम, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा व साहित्य के लिए इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। और ये कहां के रहने वाले हैं? जोधपुर के रहने वाले हैं। इसी प्रकार जो बैजनाथ जी महाराज है, ये कहां के रहने वाले हैं? तो सीकर के रहने वाले हैं। और ये इनको किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो अध्यात्मक के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बेगम बतुल कहां की है? बेगम बतुल रहने वाली है जयपुर जिले की, और इन्हें कला के लिए क्या मिला है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब एक तरफ आपको पद्मश्री जिन्हें मिला है वो दे देंगे, चाहे देखिए सीन काफ निजाम 2 नंबर पर बैजनाथ महाराज, नंबर 3 पर बतुल बेगम दे दिया जाएगा, और दूसरी तरफ इनके क्षेत्र, एक तरफ कला कहेगा मिलान कीजिए, एक तरफ अध्यात्मक दे देगा, और एक दे देगा आपको साहित्य, कहेगा कि मिलान कीजिए। इनको आपको करना होगा मिलान कि साहित्य में तो किसको मिला है? सीन काफ निजाम को मिला, अध्यात्मक में बैजनाथ महाराज को मिला है, और कला में बतुल बेगम को मिला है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये रही पूरी व्याख्या। तो देखिए, सीन काफ निजाम की पूरी व्याख्या क्या कह रही है कि इनका नाम है शिव किशन बिस्सा, और को गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां काव्य संग्रह के लिए 2010 में तो क्या मिला था? उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2010 में तो उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सी के लिए? कौन से काव्य संग्रह के लिए? गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां किन का काव्य संग्रह है? तो सीन काफ निजाम का। इनके अलावा और देखिए कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया था, राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी। बतुल बेगम की बात करें तो ये क्या है? एक मांड गायिका है, और इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा 2022 में दिया गया था। कान फेस्टिवल में, ओलंपिक और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी ये क्या दे चुकी है? अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किनके द्वारा कान फेस्टिवल में अपनी प्रस्तुति दी गई? कौन सी वो मांड गायिका है? तो वो हो जाएगी बतुल बेगम। बतुल बेगम कहां की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 2025 में किया गया। किस क्षेत्र में किया गया? तो कला के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया। नारी शक्ति पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 2022 में मिला था। कथन सत्य असत्य में भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए बैजनाथ जी महाराज की हम बात करते हैं। तो देखिए
सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में ये के रहने वाले हैं, और जहां पर श्री सरदानंद जी महाराज आश्रम के पीठाधीश्वर और संचालक 1995 से यहां पर विराजमान है। ठीक है, संत बैजनाथ जी महाराज सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। नेक्स्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए, पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किए गए थे, जिनमें जिला प्रमुख के 3, प्रधान के 1, उप प्रधान के 1, ये सारी बातें हैं। बस कौन करवाता है ये चुनाव, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको राज्य प्रशासन पॉलिटी में दे रखा होगा, टॉपिक आपको पढ़ना होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज के चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पता चल गया ना आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन से में उल्लेख कर रखा है, 243 के में इसका उल्लेख कर रखा है, 243 के में उल्लेख कर रखा है। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, ये आपको बताना है कमेंट करके। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, और ये 1 सदस्यीय आयोग होता है। 1 सदस्यीय आयुक्त होता है, जो कौन होता है, 1 सदस्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है, सूचना नहीं, निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट पर चलिए, ये हो गया रिजल्ट कब जारी है, 15 फरवरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा हमारा। अब देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर युवा संसद। राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर युवा संसद हुई है, कब आयोजित करवाई गई, कितने दिवसीय थी, तो देखिए यहां पर 2 दिवसीय। कितनी दिवसीय है, 2 दिवसीय। क्या करवाई गई आयोजित, युवा संसद आयोजित करवाई गई। कब करवाई गई, 24 और 25 जनवरी को। किसकी पहल पर करवाई गई, तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर यह करवाई गई। कौन से विषय पर आधारित थी ये युवा संसद है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर आधारित थी, राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर आधारित थी। ये लीजिए, पूरी व्याख्या आपको बता दी। यहां पर जितने क्वेश्चन बनेंगे ना, उस प्रकार मैं आपको व्याख्या बता रहा हूं। अगर आपने प्यारे विद्यार्थियों सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस क्लास को लगाओगे ना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, कमेंट करना है क्लास किस प्रकार लगी। अगर आप कमेंट करते हो ना, मैं आपके लिए और भी क्लास नए जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ मैं लेकर आता हूं, और लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन भी डबल हो जाता है। उसके बाद देखिए यहां पर ये सारी बातें थोड़ी देर के उद्देश्य क्या है, और पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लेवल में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि इस समारोह में आदित्य खेवाल और लक्ष्य खेवाल द्वारा एक लिखित पुस्तक थी, कौन सी, वायु एवं महाकुंभ एक जादुई सांस्कृतिक यात्रा। इस पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया गया। किसके द्वारा लिखित है ये, आदित्य खेवाल और लक्ष्य खेवाल के द्वारा। सेकंड ग्रेड यानी आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वहां पर करंट अफेयर इस लेवल का पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है पटवार एग्जाम के लिए, ग्राम सेवक एग्जाम के लिए, कि मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में राजस्थान को मिला पहला पुरस्कार। तो ये क्या होता है, ये होता है मिनरल ब्लॉक, इनकी क्या की जाती है, नीलामी की जाती है। तो देखिए देश भर में एग्जिम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, राजस्थान ने। कौन से वर्ष के लिए, वर्ष 2023-24। कितनी खानों का नीलाम किया गया यहां पर, तो वो किया गया था 31। आगे आ जाएगा, और यहां पर देखिए इस उपलब्धि में ओडिशा के कोणार्क, आपसे पूछेगा एग्जामिनर कोणार्क मंदिर कहां पर है, ओडिशा में। देखिए साथ के साथ अलग बातें भी आपको इस प्रकार रिलेट करते हुए चलना है, ताकि आपको साथ के साथ भूगोल भी तैयार हो, कला संस्कृति भी तैयार हो जाए, यानी इस प्रकार अलग चीजें भी आपकी तैयार होनी चाहिए। ओडिशा के कोणार्क में केंद्रीय खान मंत्री कौन है, केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। इन्होंने क्या किया, राजस्थान को यह पुरस्कार दिया है, राजस्थान को यह पुरस्कार दिया है। और यहां पर देखिए राज्य में वर्ष 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की क्या की गई, नीलामी की गई थी।
जिसमें लाइमस्टोन के 22, बेस मेटल के 5 और आयरन के 4 ब्लॉक थे। आयरन के 4 ब्लॉक थे। उसके बाद लगा लीजिए, जितना स्टार लगा सकते हो उतना स्टार लगा लीजिए। हर एक एग्जाम के लिए 4th ग्रेड से लेकर आप 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के लिए मोना अग्रवाल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली जयपुर की पैराशूटर कौन बनी है? मोना अग्रवाल। आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन न पूछकर, अर्जुन अवार्ड वाला क्वेश्चन न पूछकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये है पैराशूटर। कौन से जिले से यह संबंधित है ये पूछे तो आ जाएगा हमारा जयपुर। यानी मोना अग्रवाल जयपुर की रहने वाली पैराशूटर है, जिन्हें वर्ष 2024 के लिए क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। लेकिन इनका जन्म तो सीकर में हुआ था, जन्म सीकर में हुआ था। और देखिए इनकी उपलब्धियां देखिए, यानी हमें ये पैराशूटर है ये तो पता चल गया, लेकिन किस कैटेगरी में है, कौन से यहां पर कौन सी जो राइफल है आती है, एयर राइफल आती है, कौन से इवेंट में है? तो देखिए इनकी कैटेगरी की बात करें तो मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में, कौन से इवेंट में? SH1 इवेंट में कितने स्कोर के साथ? 228.7 स्कोर के साथ क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। यह क्वेश्चन बनेगा 1st ग्रेड 2nd ग्रेड एग्जाम के लिए दोस्तों। स्कोर कितना था? 228.7, 228.7। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। किस इवेंट में जीता? SH1 इवेंट या कैटेगरी में जीता। 10 मीटर एयर राइफल में जीता। और 2021 में शूटिंग की शुरुआत करने वाली मोना ने 2024 में नई दिल्ली में आयोजित WSPS विश्व कप में R2 वीमेन 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में क्या जीता? स्वर्ण पदक भी जीता था। देखिए स्वर्ण पदक किस में जीता? WSPS विश्व कप में जीता। और पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कौन सी कैटेगरी में? SH1 कैटेगरी में। और ये जो क्रोएशिया ओसेनजिक में आयोजित हुई WSPS विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था 2023 में। ये जो कथन बनेंगे ना 1, 2, 3, ये तीनों कथन अगर बनते हैं तो ये बनेंगे 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के एग्जाम में कथन बनेंगे। अगर आप कर रहे हो पटवार एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, तो वहां पर कथन न बनकर आपको यह पूछा जा सकता है कि कौन सा इवेंट था, कौन सा गेम था। और 4th ग्रेड के एग्जाम में भी प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार पूछा जाएगा कि मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? पैराशूटर है, कौन से जिले से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। बस इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली कौन है? मोना अग्रवाल। ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट को मिले 3 न्यायाधीश। अब तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें भी बदल दिया गया। पहले कौन थे? AM श्रीवास्तव थे ना, MM श्रीवास्तव हमारे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अब कौन आ गए दोस्तों? कमेंट कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। देखता हूं आप कितने करंट से जुड़े हुए हैं, कितना आपको करंट लगता है। जी हाँ, करंट कितना लगता है आपको? हमेशा डेली करंट कितना लगता है? क्या आप देखते हो करंट की न्यूज़ें? आपको अपने आप पता चल जाएगा। कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा। और 3 न्यायाधीश कौन थे जो हुए थे? तो उन 3 न्यायाधीशों में जयपुर मेट्रो DJ चंद्रशेखर शर्मा और प्रमिल कुमार माथुर, और कौन हो जाएंगे? DJ चंद्र प्रकाश श्री माली हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। और मुख्य यहां पर पीठ जोधपुर में आप सभी को पता ही है, न्यायाधीश MM श्रीवास्तव नहीं, अब कौन हो गए ये आपको बताना है। और इन्होंने इन तीनों को क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा शानदार पॉइंट, और ये देखिए ये तो सभी को पता है, आप राजस्थान पॉलिटी में पढ़ते ही हो। राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 50 है। कितनी है? 50 है। नेक्स्ट, राज्य भर में लागू होगी एग्रीसेट योजना। कौन सी योजना? एग्रीसेट योजना। कहां पर लागू होगी? राज्य भर में लागू। राज्य भर की बात करें तो हमारे प्यारे से राजस्थान में। और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां पर चलाया गया था? तो सीकर जिले में इसे चलाया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिसंबर 2024 में। लेकिन 5 फरवरी 2025 को यह देश भर में क्या की जाएगी? शुरू की जाएगी। और ये किसकी योजना है? ये केंद्र प्रायोजित योजना है।
ये क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी? एग्री स्टेक योजना। और इस योजना में क्या किया जाएगा? इस योजना के अंतर्गत डिजिटल रूप से क्या किया जाएगा? क्रॉप सर्वे किया जाएगा, फार्मर रजिस्ट्री किया जाएगा और भू संदर्भित नक्शे का डेटाबेस निर्माण कर प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी। उद्देश्य पूछे तो बता दिया आपको। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिक्कर से प्रारंभ हुई, यह बता दिया दिसंबर 2024 में। पूरे राजस्थान में कब शुरू हुई है? 5 फरवरी 2025 से। किसकी योजना है? केंद्र की है, राज्य की है या विश्व की है? किसकी है? ये केंद्र प्रायोजित योजना है। याद रखना दोस्तों, भूल मत जाना रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे प्यारे से क्वेश्चन, प्यारे से पॉइंट पर है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजन कहां पर हुआ? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का, तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ जयपुर में। कहां पर हुआ? जयपुर में हुआ। किस अवसर पर हुआ? किस उपलक्ष्य में हुआ? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को बनाया जाता है। स्टैटिक जीके तैयार हो रहा है आपका कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है, तो 12 जनवरी को बनाया जाता है। सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में 5 दिवसीय क्या बनाया गया? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी थीम क्या रही थी? विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार इसकी थीम रही थी। और मुख्यमंत्री ने क्या किया? यहां पर 11 लाख युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित भी किया था। और देखिए यूथ का आइकन अवार्ड ये कौन कौन है, ये यहां पर दे रखा है, ये आपको याद नहीं करना। नेक्स्ट, लू ताप घात राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित है। जी हां, राज्य सरकार ने यानी राजस्थान सरकार ने क्या किया है? लू तापाघात को क्या कर दिया है? राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा लू तापघात को घोषित किया है? तो किस राज्य ने किया है? राजस्थान ने किया है। और वस्तुतः आपदा प्रबंधन और सहायता एवं नागरिकता सुरक्षा विभाग द्वारा इसे ये सूचना जो जारी की गई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए क्या जारी की गई है? एक नई नीति जारी की गई है। वो कौन सी है? नो प्रसारक नीति। क्या है? नो प्रसारक नीति। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत किया जाएगा दोस्तों, क्या किया जाएगा? जो इस योजना से जुड़ेंगे ना, नो प्रसारक सरकार क्या करेगी? जो सरकार की जो कल्याणकारी योजना है और कान के कार्यक्रम है, उनकी जानकारी जो जन जन तक पहुंचाएगा उसे देगी रुपए। मान लीजिए इस योजना में शामिल होता हूं और सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, कार्यक्रम है, उनकी जानकारी देता हूं, तो मुझे रुपए मिलेंगे। किस प्रकार मिलेंगे? देखिए, अगर आपके श्रेणी ए और श्रेणी बी, यहां पर 2 श्रेणियां विभाजित की गई। अगर आपके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है, हमारे तो कितने हैं? 13 के होने वाले हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो 13,000 हो जाएंगे ना। तो देखिए, 1 लाख से अधिक सब्सक्राइब अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया गया है। और बी श्रेणी में 7,000 से लेकर 1 लाख, यानी हम बी श्रेणी में आ रहे हैं तो इनको यहां पर बी श्रेणी में रखा गया। ए श्रेणी वालों को कितने रुपए मिलेंगे? ए श्रेणी वालों को कितने रुपए मिलेंगे प्यारे दोस्तों? ए श्रेणी वालों को मिलेंगे यहां पर 15,000 रुपए है ना लगभग। और बी श्रेणी वालों को कितने? नहीं, 25,000 है। और बी श्रेणी वालों को 15,000 रुपए, इतने ही है शायद मेरे हिसाब से। तो 25 और 15,000 इतने ही मिलेंगे दोस्तों, मेरे हिसाब से यही है जो इसमें शामिल होगा ना। और जो पहली रैंक लेकर आएगा, जिसने सबसे ज्यादा जन जन को पहुंचाए, उन्हें मिलेंगे रुपए। और नेक्स्ट पर देखिए, ये रहा, यहां पर बता रखा है कि जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में 1-1 नव प्रसारक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2 और बी में 1 नव प्रसारक का चयन किया जाएगा। यानी जिला और संभाग स्तर की बात कर रही है। उसके बाद देखिए, राजस्थान ने जीती सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता की ओवरऑल ट्रॉफी। यह आपको राष्ट्रीय में नहीं पढ़ने को मिला, यहां पर मिला है। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता कहां पर इसका आयोजन हुआ था? सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता, और इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ये देखिए, ये है राष्ट्रीय करंट अफेयर। और राजस्थान में दे रखा है ना। तो तभी तो मैं कहता हूं, चाहे आप पटवार की तैयारी करो, ग्राम सेवक की तैयारी करो, 4th ग्रेड की करो, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, पूरी जितनी 5 क्लास आएगी ना इस क्रोनोलॉजी की, 500 की 500 लगा लेना।
ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कौन से स्टेडियम में? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और राजस्थान ने इसमें 2 स्वर्ण पदक जीते, 1 रजत पदक जीता। और जीतकर क्या किया? राजस्थान पहली बार है तो इंपॉर्टेंट हो गया, पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। और उसके बाद गुजरात 2 स्वर्ण के साथ और 2 कांस्य के साथ उपविजेता रहा था। स्वर्ण पदक किन किन ने जीता? तो स्वर्ण पदक जीता था मोनिका चौधरी ने। किन ने जीता था? मोनिका चौधरी ने जीता था प्यारे साथियों। और एक आकाश ने जीता था, आकाश ने जीता था। मोनिका चौधरी और आकाश ने क्या जीता? यहां पर स्वर्ण पदक जीता। कौन से गेम से संबंधित है? यह अगर आपसे पूछ ले तो क्या करके आओगे भी? कौन से गेम से संबंधित है? तो प्यारे साथियों आपने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? ये देखिए, राष्ट्रीय जूडो कौन से गेम से संबंधित होंगे? ये फिर जूडो गेम से संबंधित होंगे। कौन है? एक तो हो जाएंगी हमारी मोनिका चौधरी और एक हो जाएंगे हमारे राज्य के आकाश। कौन हो जाएंगे? मोनिका चौधरी और आकाश। और कैटेगरी देखिए 48 किलोग्राम इसमें है और 81 किलोग्राम। ये आपको याद नहीं रखना, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और रजत पदक किसने जीता? ये भी देख लीजिए साथ के साथ। तो हिमांशु चौधरी जो भरतपुर के हैं, इन्होंने रजत तक। देखिए 2 स्वर्ण 1 रजत। 2 स्वर्ण की बात करें, एक तो आ जाएगी मोनिका चौधरी, एक आ जाएंगे आकाश। और रजत की बात करें तो कौन आ जाएंगे? हिमांशु आ जाएंगे। किसमें? सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। कहां पर हुआ? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। दूसरे स्थान पर कौन रहा? गुजरात रहा। दूसरे स्थान पर गुजरात, जिसने 2 स्वर्ण जीते और 2 कांस्य जीते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट बड़ा शानदार, जानदार और मजेदार पॉइंट है। सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का क्या हुआ है? शुभारंभ। कौन से चरण का? तीसरे चरण का। और सुपोषित मां अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? कोटा बूंदी सांसद। कौन है कोटा बूंदी सांसद? है तो वो है प्यारे साथियों लोकसभा अध्यक्ष। अब आपके मन में आ गया लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे ओम बिरला। कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। तो ओम बिरला जी के द्वारा क्या शुरू किया गया था? 2020 में क्या शुरू किया गया था? सुपोषित मां अभियान शुरू किया गया था। और इसी का ही तीसरा चरण अब राजस्थान में शुरू किया गया है। और कब से शुरू किया गया तीसरा चरण? 3 जनवरी 2025। किसने किया ये? किसके द्वारा? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा किया गया। ओम बिरला जी का संबंध किससे संबंधित है? ये कोटा बूंदी के सांसद है। तो दिया कुमारी किससे संबंधित है? कहां की विधानसभा सीट से लड़ी थी? तो विद्याधर नगर सीट से लड़ी थी। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे मुख्यमंत्री साहब कौन सी सीट से थे? सांगानेर सीट से थे। हमारे जो दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री कौन सी सीट से थे? दुद्दू विधानसभा सीट से थे। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए एक एक करके। और इसका उद्देश्य क्या है सुपोषित मां अभियान का? तो इसका उद्देश्य लगा लीजिए स्टार, अनेकों एग्जाम में आ गया 2020 से लेकर वर्तमान 2025 तक है। पूछो ही मत, इतनी बार आ गया ये क्वेश्चन। तो सुपोषित मां अभियान को संचालित करने का उद्देश्य है गरीब एवं वंचित वर्ग की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, यहां पर देर का ओम बिरला जी के द्वारा 2020 में शुरू की गई थी। वर्षा जल सहेजने के लिए राज्य में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान क्या किया गया? संचालित किया गया। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किससे संबंधित है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किससे संबंधित है? वर्षा जल सहेजने से, या फिर मातृभूमि की रक्षा से, या अपनी कर्मस्थली को बचाने के लिए, या फिर प्यारे साथियों कह दीजिए बातें करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा वर्षा जल सहेजने के लिए। कौन सा अभियान चलाया गया? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया गया था। किन के द्वारा चलाया गया? देखिए एक बार यहां पर कहां पर यह चलाया गया। तो इसकी शुरुआत राज्य सरकार ने शुरुआती स्तर में सिरोही
पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर। इसको लगा लीजिए स्टार। मैं जितने स्टार लगा रहा हूं ना प्यारे साथियों, अगर आपने इन स्टारों को अच्छे से देख लिया ना तो आपके भी स्टार लग सकते हैं अगर आप एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट तो यहीं से पूछा जाएगा। और देखिए, वर्षा जल संचयन की परंपरा को पुनर्जीवित करना ही इसका क्या है उद्देश्य है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में वर्षा जल संचयन की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या होगा? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान हो जाएगा। और ये किससे प्रेरित है ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संकल्पना की गई थी, कौन सी? कैच द रेन। कैच द रेन, कैच यानी पकड़ना। जो हम गेंद खेलते हैं क्रिकेट में, कैच गुप्ते ही है ना, कहते हैं ना कैच ले लिया इसने, सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया है। तो कैच यानी रोकना, यानी पकड़ना। किसको? गेंद को। मान लीजिए द यानी रेन, ये रेन माने वर्षा, यानी वर्षा के जल को संचय करना, यानी इसका मतलब हो जाएगा कैच द रेन। तो यह अभियान, जल संचयन अभियान, जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसी पर ही क्या है? प्रेरित है। इसी से ही क्या प्रेरित है। और सूरत में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने कर्म भूमि से मातृभूमि नहीं जन्मभूमि जल संचय योजना की भागीदारी जन आंदोलन को कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। उसके बाद लोकायुक्त ने, किन्होंने? लोकायुक्त। कौन है वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त? तो वो है राजस्थान के न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन हो जाएंगे? PK लोहरा। आपको ये भी तो ऑप्शन में मिल सकता है, लोकायुक्त है PK लोहरा। तो आपको साथ के साथ देखिए पॉलिटी भी तैयार हो रही है ना। तो इस प्रकार कीजिए प्यारे साथियों, तभी तो व्याख्या पढ़नी होती है, ताकि एक सब्जेक्ट में आपको कई सब्जेक्ट आ जाएं बस। तो लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। इन्होंने क्या किया है? अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत किया है? राज्यपाल को। तो आपको एक बात ये और पता चल गई कि लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को करता है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े जी। कौन सा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? तो 36वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और प्रताप कृष्ण लोहरा का यह चौथा वार्षिक प्रतिवेदन था। ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर सारी बातें ये थोड़ी दे रखी है, किन के बारे में? लोकायुक्त के बारे में दे रखी है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए राजस्थान पुलिस का जिन जिन ने फार्म भराया उनको ये पता भी होगा दोस्तों, अलवर, सीकर और बाड़मेर में गठित होगी महिला पुलिस बटालियन। और भर्ती आई थी दोस्तों, कितने कितने पद थे? सर्वाधिक पद तो इन्हीं बटालियनों में थे। आपने देखा होगा सीकर में कौन सी थी? सीकर में पद्मनी थी, अलवर में तो कालीबाई थी और बाड़मेर में तो अमरता देवी महिला पुलिस बटालियन की मंजूरी मिली है। तो देख लीजिए, सीकर में पद्मनी, अलवर में कालीबाई और बाड़मेर में अमरता देवी पुलिस बटालियन है क्या की गई है? यहां पर की गई है, क्या की गई है प्यारे साथियों? गठित की गई है। ठीक है, ये सभी को पता हो गया होगा। और हम बात करें राजस्थान की पहली महिला बटालियन कौन सी थी? तो हाड़ी रानी बटालियन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में, जिसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में है। ये लीजिए, इस प्रकार देखिए। और अब 3 और बटालियन बन गई। सीकर में तो पद्मनी, अलवर में कौन सी है? कालीबाई और अमरता देवी बाड़मेर में। और अजमेर में कौन सी? हाड़ी रानी, जिसका गठन कब है? 2008 में हुआ था। याद रखना। तो टोटल कितनी महिला बटालियन हो गई? अब टोटल हो गई राजस्थान में 4 महिला बटालियन। एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्तमान राजस्थान में टोटल यानी कुल कितनी महिला बटालियन हो गई है? तो 4। एग्जाम में 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4। और आप करके आओगे अधिकतर बच्चे 3, लेकिन अब करके आओगे अब 4। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो 3, जो उन्होंने पढ़ लिया वो 4, क्योंकि उन्हें केवल याद तो रहेगा जो अभी आपने देखी है। कौन सी? 3। कौन सी? एक तो सीकर वाली पद्मनी और एक अलवर वाली कालीबाई और अमरता देवी बाड़मेर। ये 3 याद रहेगी। 2008 वाली याद नहीं रहेगी। कौन सी? अमरता देवी नहीं, कौन सी? हाड़ी रानी। कहां पर है उसका मुख्यालय? अजमेर में है। और वर्तमान में 18 बटालियन है राजस्थान में, 18 बटालियन है। और इन 3 और आ जाने के बाद अब कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025
क्या है दोस्तों? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। कहां पर इसका आयोजन किया गया? और इसका आयोजन किया गया था दोस्तों, कहां पर है? आयोजन किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC में। कहां पर है ये RIC? जयपुर में है। कब इसका आयोजन किया गया? तो 17 से 21 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। पूछा जाएगा एग्जाम में, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ था? तो 17 से 21 जनवरी 2025। 17 से 21 जनवरी 2025 को क्या हुआ था? इसका आयोजन हुआ। कहां पर हुआ था? RIC में। RIC बोले तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन हुआ था। और इस आयोजन 5 दिवसीय आयोजन में यह भी पता चल गया ना, 17 से 21 कितने होते हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 5 दिन होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 दिवसीय उत्सव था जिसमें 48 देशों की 57 भाषाओं की 240 फिल्में दिखाई गई थी। और इस आयोजन में राजस्थानी भाषा की 23 फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों को भी पहली बार शामिल किया गया। और पुरस्कार की बात करें तो बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड किन्हें मिला है? तो ये मिला है मेड इन पैराडाइज को। किसको मिला है फिल्म अवार्ड डॉक्यूमेंट्री के लिए? तो ये मिला है मेड इन पैराडाइज को। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड वोदका फेंटा, वोदका 4 बोतल वोदका, ये गाना सुना है ना, वो नहीं है ये वोदका फेंटा फिल्म अवार्ड है। और देखिए यहाँ पर बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड अमृतसर जंक्शन। और बेस्ट डायरेक्ट अवार्ड किन्हें? अनसुनी चिंके। और बेस्ट एक्टर की बात करें, इन लीडिंग रोल अवार्ड देवेश रंजन, स्टार लगा लीजिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल अवार्ड सोना बिस्वास। और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड किसे? केकुटई रानी रुमाल रानी को ये मिला है अवार्ड। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। 17 से 21 जनवरी 5 दिवसीय कहां पर आयोजन? RIC में। बोले तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। कहां पर है ये? जयपुर में। इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया दोस्तों। उसके बाद देखिए प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा करंट अफेयर का फेवरेट पॉइंट क्या है? सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। आयोजन कहां पर है? हमारे प्रदेश की यानी राजस्थान की राजधानी कौन सी? जयपुर। और इसका स्टेडियम कौन सा? सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? 69 पता है ना, तो 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और इसमें प्यारे साथियों यहां पर देश भर की महिला और पुरुषों की टीमों ने भाग लिया, जिसका विजेता कौन रहा देख लीजिए। यहां पर पुरुषों के फाइनल मुकाबले ने केरल ने सर्विसेज की टीम को हराया, यानी केरल विजेता रहा है। कौन रहा है? केरल विजेता रहा है यहां पर पुरुष कैटेगरी में। और महिलाओं की कैटेगरी में रेलवे ने केरल को हरा दिया, यानी महिला कैटेगरी में कौन रही है फाइनल मुकाबले में विजेता? रेलवे। यानी पुरुष तो कौन जीते हैं? केरल के जीते हैं। रेलवे की महिलाएं जीती है। किस में जीती हैं? 69वीं सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जीती है। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जीती है, जो कहां पर है? जयपुर में हुई थी। उसके बाद देखिए राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी में राजस्थान ने जीते दोनों वर्गों में कांस्य पदक है, यानी दोनों वर्गों में। कौन से में? कबड्डी प्रतियोगिता। कौन सी कबड्डी? राष्ट्रीय कबड्डी। और कौन से कैटेगरी की? जूनियर, यानी सीनियर नहीं जूनियर। तो जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी में राजस्थान ने क्या जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ने क्या जीत लिए? कांस्य पदक जीत लिए। कौन सी थी ये? 50वीं थी। कहां पर इसका आयोजन हुआ? हरिद्वार उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ। राजस्थान की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने क्या जीता है? कांस्य पदक इसमें जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। उसके बाद देखिए वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के 5 शहरों को शामिल किया गया है। वर्क प्लेस कल्चरल क्लस्टरिंग फ्रॉम अवतार द्वारा भारत में महिलाओं को शीर्षक की सर्वे रिपोर्ट में जारी की गई है। यह रिपोर्ट क्या बताती है? यह रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर समावेशी और सुरक्षित वातावरण को प्राथमिकता देते हुए 120 शहरों का आकलन किया। और इन 120 शहरों में राजस्थान के 5 शहर आए हैं जहां पर महिला सुरक्षित और समावेशी कार्य कर सकती है। तो जयपुर 16वें स्थान पर, जोधपुर 34 में, अजमेर 39 में, कोटा 42 में और उदयपुर
1984 में टोटल कितने 120 जिलों को 120 शहरों को शामिल किया गया था पूरे भारत में। नेक्स्ट देखिए, और देखिए देश में सबसे सुरक्षित 5 शहरों में बेंगलोर, सुरक्षित 5 शहरों में बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और पुणे। तो ये राष्ट्रीय में पूछ सकता है, देश में सबसे सुरक्षित 5 शहरों में बेंगलोर क्या आता है, प्रथम स्थान रखता है जहां पर। और देखिए उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्क प्लेस में महिलाएं क्या है, ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, यानी उत्तर भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है दोस्तों। देख लीजिए दक्षिण भारत में वर्क प्लेस में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित है, और दिल्ली को 8वां स्थान मिला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पाली, बांसवाड़ा, सीकर में पुलिस रेंज समाप्त। क्यों हो गई पुलिस रेंज समाप्त? क्योंकि यहाँ के जो संभाग थे, पाली संभाग था, बांसवाड़ा संभाग था, सीकर संभाग था, इन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त। तो पुलिस रेंज भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब राजस्थान में पहले की तरह 7 रेंज और 2 क्या हो जाएंगे, कमिश्नरेट होंगे। कितने संभाग, कितनी रेंज होगी पुलिस रेंज, 7 पुलिस रेंज होंगी। 2 क्या होंगे, 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कमिश्नरेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये रहे यहां पर सारे देर के पुलिस रेंज और उससे संबंधित है जिले, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पत्रकारिता समय का झाबरमल शर्मा, यानी पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान एवं पुरस्कार समारोह। कौन से, 34वें, यानी 34वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान एवं सृजनात्मक साहित्य एवं पत्रकारिता पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर है, झालाना स्थित परिसर में, झालाना जयपुर में, झालाना जयपुर में। किसकी ओर से किया गया इसका आयोजन है, पत्रिका समय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कहानी में पहला पुरस्कार तो किसे मिला है, उमा को मिला है। उमा कहां की है, जयपुर की। कौन सी कहानी के लिए, सपना। कौन सी, सपना। कौन है ये सपना, पता चल गया ना आज कौन है ये सपना। आखिर सपना कौन है ये, तो देखिए सपना आपको पता चल गया कि उमा की कहानी है। कौन है ये, उमा की कहानी। और उमा कहां की है, जयपुर की। और इन्हें क्या है मिला है, कहानी में पहला पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति में जो पुरस्कार मिला है, कहां पर है, झालाना में, झालाना में मिला है। किसकी ओर से, पत्रिका समय की ओर से। और कविता में, कहानी में तो आ गई उमा, तो कविता में पहला पुरस्कार किन्हें मिला है, कुलदीप सिंह भाटी को मिला है। कौन सी कविता के लिए, पूर्णता की ओर। पूर्णता की ओर, यानी आप धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो ना, धीरे धीरे आप करंट अफेयर कवर भी कर लोगे। तो प्यारे साथियों, कुलदीप सिंह की पूर्णता की ओर कविता के लिए पहला पुरस्कार जोधपुर के संबंधित है। उसके बाद कहानी में दूसरा पुरस्कार और कविता में दूसरा पुरस्कार, ये भी आपसे न पूछे लेकिन ये पूछ सकते हैं कि सावन के दोहे किन की है, तो अंकित शर्मा की है। अंकित शर्मा असुप्रिया को सावन के दोहे, असुप्रिय को सावन के दोहे के लिए मिला है। और संजय दुबे को अंतिम संस्कार की कहानी के लिए मिला है। कहानी का नाम है अंतिम संस्कार, संजय दुबे नहीं, संजय दुबे की कहानी कौन सी, अंतिम संस्कार के लिए इन्हें दूसरा पुरस्कार मिला है बस। और उसके बाद BAP यानी बाप, यानी भारत आदिवासी पार्टी को क्या मिल चुका है, इनको मिल चुका है राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी का दर्जा। कौन सी पार्टी का, राज्य पार्टी का दर्जा। किसने दिया, निर्वाचन आयोग ने दिया है। और भाजपा और कांग्रेस के बाद वर्तमान में यह प्रदेश की तीसरी सबसे पार्टी बनकर उभरी है। और BAP यानी भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में 1 सांसद और 4 विधायक है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से लोकसभा सीट के राजकुमार रोत इसके सांसद हैं और इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। और 84 के सीट से अनिल कटारा, आसपुरा की सीट से उमेश डामोर, दरियाबाद की सीट से धावरचंद डामोर और बागी दोरा से जयकर्षण पटेल विधायक हैं दोस्तों। उसके बाद नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान को कांस्य पदक है। नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान को क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है। कौन सी शूटिंग बॉल थी, ये नेशनल थी। कौन सी थी, 43वीं थी। तो 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया, तो उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहां पर है, पूरी उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है, कांस्य पदक। और विगत वर्ष राजस्थान ने क्या जीता था, इसमें स्वर्ण पदक जीता था। न्यूज इन शॉर्ट, यानी अब शॉर्ट में चलेंगे, पूरी व्याख्या आ गई, अब थोड़ी थोड़ी व्याख्या मिलेगी आपको, छोटी छोटी बातें देखने को मिलेगी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेगी। नंबर 1, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, यानी JFL, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल
कहां पर इसका किया गया आयोजन है? तो इसका आयोजन आमेर में किया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी उत्सव। इसकी थीम क्या थी? उत्सव। कितने दिवसीय था ये? 5 दिवसीय था। किसके इसका पार्टनर कौन था? किसका? जेएफएल का। तो इसका पार्टनर था यूरोपीय संघ। इस वर्ष इसका पार्टनर रहा था। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन आमेर में, थीम थी उत्सव, 5 दिवसीय था, यूरोपीय संघ इसका क्या था? पार्टनर था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा विक्रम सिंह राठौड़। कौन है विक्रम सिंह राठौड़? तो विक्रम सिंह राठौड़ है प्यारे साथियों घुमंतु परिवारों की मुहिम चलाने वाले बाड़मेर जिले के निवासी विक्रम राठौड़। और इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें बनाया गया ब्रांड अम्बेसडर। किसका बनाया गया ब्रांड अम्बेसडर? इन्हें बनाया गया घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों के परिवारों के लिए आवासीय भूखंड आवंटन के लिए जो महाअभियान चलाया जा रहा है उसका ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? राज्य सरकार के द्वारा। किसको बनाया गया? विक्रम सिंह राठौड़ को बनाया गया। उसके बाद देखिए राजेश निर्वाण, और इन्हें क्या बनाया गया? डीजी। क्या नियुक्त किया गया? डीजी नियुक्त किया। किसका नियुक्त किया गया? डीजी BCAS का, यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का क्या बनाया गया? डीजी बनाया गया। और राजस्थान केंद्र के 1992 बेंच की क्या है? ये IPS है। कौन? राजेश निर्वाण। उसके बाद नेक्स्ट हस्तशिल्प एक्सपो। कहां पर आयोजन हुआ इसका? बोरनाड़ा जोधपुर में इसका आयोजन हुआ था। किसका? हस्तशिल्प एक्सपो का। किसका आयोजन हुआ? हस्तशिल्प एक्सपो का आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ? बोरनाड़ा जोधपुर। और ये RS में आया था शायद क्वेश्चन, बोरनाड़ा जोधपुर वाला आया था शायद, मुझे लग रहा है हस्तशिल्प एक्सपो वाला आया था। और 4 दिवसीय था ये। उसके बाद देखिए न्यूज फैक्ट की बात करें तो राजस्थान में जितना भी हस्तशिल्प निर्माण होता है उसका 50% है जोधपुर में ही होता है। मनीषा चाहर है, किस गेम से संबंधित है? मनीषा चाहर है तो ये है बॉक्सिंग से संबंधित। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। और इन्होंने क्या किया है? इनको क्या किया गया है? राजस्थान बॉक्सिंग संघ ने और राजस्थान ओलंपिक संघ ने क्या किया है? ऐसे बॉक्सिंग कोच मनीषा चार को राजस्थान बॉक्सिंग टीम का क्या बना दिया? मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया राजस्थान बॉक्सिंग टीम का। किसको? मनीषा चाहर को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सीरी पिलानी ने क्या किया है? एक LED चिप बना दी। सीरी पिलानी ने क्या कर डाला जी? एक LED, वो भी स्वदेशी LED चिप का निर्माण कर दिया, यानी सफलतापूर्वक इन्होंने इसमें सफलता हासिल की, जिससे सेमीकंडक्टर चिप है दूसरे देशों पर निर्भरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये चिप लाल, हरी, नीली, पीड़ित कोनी, सफेद लाइट देने में सक्षम होगी। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है IYC यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉरपोरेशंस। नहीं, कॉरपोरेशन नहीं, कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए IYC राज्य अपेक्स समिति का क्या किया गया? गठन। राज्य अपेक्स समिति, कौन सी समिति? IYC राज्य अपेक्स समिति का क्या किया गया? गठन। किसके क्रियान्वयन के लिए? राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए गठित किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे मुख्यमंत्री साहब। और कौन है मुख्यमंत्री? भजनलाल शर्मा। उसके बाद सड़क सुरक्षा माह कौन सा था? सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। और इसका समापन समारोह कहां पर रखा गया था? दुर्गापुरा, जयपुर में। दुर्गापुरा में भी कहां पर है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में। और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 10 व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा प्रहरी के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसमें ये बातें कह रहे हैं। उसके बाद आता है कंवर लाल चौहान। क्यों चर्चा में आए थे कंवर लाल चौहान? अपनी लंबी मूछों के कारण चर्चा में आए थे, क्योंकि दिल्ली में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? राष्ट्रीय करंट अफेयर में दिल्ली के बारे में हमने पढ़ा कि लाल किला प्रांगण है, वहां पर भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया था 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक है। और इस पर्व में ये अपनी लंबी मूछों के कारण क्या रहे थे? चर्चा में रहे थे। कौन रहे थे चर्चा में? बीकानेर के कंवर लाल चौहान। और इनकी 7 फुट लंबी मूछों के कारण
7 फुट के तो हम भी नहीं है, हमारी भी हाइट नहीं है 7 फुट की, यानी हमसे भी लंबी इनकी मूछें थी। उसके बाद देखिए मरु उड़ान कार्यक्रम। मरु उड़ान कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ पर व्यापक स्तर पर मना रहा है। ठीक है जी, मना रहा है। इसके तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए मरु उड्डयन का प्रस्तुतिकरण दिया है। और यह बाड़मेर जिले से संबंधित है। मरु उड्डयन महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 10वीं वर्षगांठ के जश्न का समापन 8 मार्च 2025 को हुआ। और आप सभी को बताएं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 को यह शुरू किया गया था। और यह जेल परेरी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कौन से मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही योजना है? कौन सी? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जेल परेरी में आया था। खादी फेस्ट क्या है? खादी फेस्ट दोस्तों, तो खादी फेस्ट है क्या है? एक आयोजन। खादी फेस्ट का क्या किया गया? एक आयोजन किया गया। कहां पर किया गया इसका आयोजन है? तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं खादी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी खादी फेस्ट का आयोजन है 20 जनवरी को किया गया था। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि इस आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और वोकल फॉर लोकल के प्रति जन जागृति को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। उल्लास कार्यक्रम या उल्लास मेले की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर? जयपुर में स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में किया गया था। और यह किससे संबंधित है? उल्लास से। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्वयंसेवी शिक्षण पर आधारित है, यानी एनसीसी के विद्यार्थी, बीएड के इंटर्नशिप छात्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनसे संबंधित है और अधिक आयु के निक्षरों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट श्रम संबल। प्रोजेक्ट श्रम संबल क्या है? प्रोजेक्ट श्रम संबल, तो इसके तहत क्या किया गया दोस्तों? इसके तहत प्रोजेक्ट श्रम संबल के तहत क्या किया गया? निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना से श्रमिक के बच्चों को मिशन मोड पर जोड़ने का कार्यक्रम किया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है। किस मोड पर है? मिशन मोड पर जोड़ने का कार्य। किसके बच्चों को? श्रमिकों के बच्चे को। और राजमंद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देशन में, राजमंद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देशन में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और यह अभियान प्राथमिक तौर पर ग्राम एमडी भाणा से शुरू किया गया है। ठीक है जी। योजना के बारे में और बातें। भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा में सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण श्रमिक एवं शिक्षा कौशल विकास योजना संचालित की जा रही है। ठीक है जी। उसके बाद एक योजना और आती है स्वामित्व योजना। कौन सी योजना आती है? स्वामित्व योजना आती है। कहां से इसका संचालन किया गया? किन के द्वारा? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में भीलवाड़ा जिले में स्वामित्व योजना अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को पट्टे में स्वामित्व कार्ड वितरण एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और क्या है स्वामित्व योजना? देख लीजिए स्वामित्व योजना क्या है। स्वामित्व योजना तो देखिए 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाना। भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से क्या शुरू किया गया? ये प्रोजेक्ट या ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। और स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से स्पष्ट भूमि और संपत्ति अधिकार प्रदान करना, यानी ड्रोन के माध्यम से, GIS के माध्यम से, GPS के माध्यम से सारे लाभ मिल सकेंगे। उदयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल है। कब इसका आयोजन हुआ उदयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल का? तो 17 से 19 जनवरी 2025 को। कहां पर होगा? उदयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में होगा। तो इसका आयोजन उदयपुर में किया गया था।
आयोजन उदयपुर में। और उदयपुर के भी कहां पर, हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया, इंपॉर्टेंट है कि हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, तो उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। नीरज चौधरी, कौन है नीरज चौधरी, तो नीरज चौधरी है पर्वतारोही। तो देखिए, राजस्थान के ख्यातनाम पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग में अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी का निर्वाचन विभाग राजस्थान को स्टेट आइकन घोषित किया गया। स्टेट आइकन, राजस्थान का स्टेट आइकन है, किसे घोषित किया गया, तो नीरज चौधरी को किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने चौधरी को इस आशय प्रमाण पत्र सौंपा है, प्रमाण पत्र भी सौंपा था। नेक्स्ट, हर्ष चौधरी। हर्ष चौधरी ने क्या किया, हर्ष चौधरी ने 8वें नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन, हर्ष चौधरी किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है, बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट, सांबर महोत्सव। कौन सा महोत्सव, सांबर महोत्सव 2025। सांबर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन सांबर झील पर किया गया, 24 से 28 जनवरी को किया गया। और इसका थीम क्या था, थीम की बात करें तो संस्कृति, रोमांच और विरासत का जीवंत उत्सव। कौन सा, सांबर महोत्सव। ठीक है जी। और पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा इसका आयोजन किया गया, 5 दिवसीय था। और इस बार 2 लाख से भी अधिक यहां पर पर्यटक आए थे। 8वीं आर्थिक गणना, कौन सी गणना, 8वीं आर्थिक गणना केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 का आयोजन किया गया। ठीक है जी। इस गणना में सारी बातें बता रखी कि मुख्य सचिव कौन है, हमारे राजस्थान के सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया। तो राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किन की अध्यक्षता में किया गया, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया। कौन है मुख्य सचिव वर्तमान में, सुधांशु पंत हैं। और समिति के सदस्य सचिव कौन है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, लाडेसर अभियान। लाडेसर अभियान कहां पर चलाया गया, जयपुर में चलाया गया था। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया। किन के लिए चलाया गया, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार के लिए चलाया गया। कौन सा अभियान चलाया गया, लाडेसर अभियान चलाया गया। कब चलाया गया, 13 जनवरी 2025 को चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, और इसके अंतर्गत लाडेसर किट में 1 माह की खुराक के तहत लाडेसर खिचड़ी के लिए 250 ग्राम चना दाल, 250 ग्राम मोठ दाल और 1 किलोग्राम चावल, लाडेसर नाश्ते के लिए 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम मूंगफली, 500 ग्राम भुने हुए चने दिए गए थे। ये आपको याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना है कि लाडेसर अभियान किससे संबंधित है, कौन से जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया, तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया। और दोस्तों, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसर अभियान चलाया गया था। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025। कौन सा ये पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, तो ये है 34वां। कहां पर इसका आयोजन हुआ, जोधपुर के रामलीला मैदान में इसका आयोजन किया गया था। यही पूछा जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, जोधपुर में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट, पशु कल्याण पखवाड़ा। पशु कल्याण पखवाड़ा, तो इसकी बात करें तो ये चलाया गया था पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी 2025 को। 14 से 30 फरवरी 30 फरवरी नहीं, 30 जनवरी। प्यारे साथियों, आज मेरे हिसाब से फरवरी में दूसरी बार बोल रहा हूं, एक बार पहले भी बोल दिया था और एक अब, सॉरी दोस्तों, ये फरवरी कई बार निकल जाते हैं मन से, कोई बात नहीं, जनवरी है, यहां पर ध्यान रखना। लिख सही रखा है, बोल गलत देता हूं तो आप समझ लेना यहां पर सर ने गलत बोल दिया होगा, भाई ने गलत बोल दिया और हम इसको सही कर लेते हैं। सर्वोदय दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पशु पक्षियों का वध और मांस बिक्री को अनिवार्य रूप से प्रतिबंध रहा। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, कहां पर आयोजन हुआ मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का, तो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है, 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किसका आयोजन किया गया, राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 13,000 से भी अधिक युवाओं को क्या दिया गया, नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। उसके बाद देखिए, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025
अजमेर के किशनगढ़ स्थित मार्बल एसोसिएशन सभागार में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन किया गया। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? किशनगढ़ अजमेर में किया गया। कौन सा संस्करण था? ये 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था इसका। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है सक्षम जयपुर अभियान। कौन सा अभियान है? सक्षम जयपुर अभियान। तो सक्षम जयपुर अभियान किससे संबंधित है? तो ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा तो संचालित किया जा रहा है। किन के लिए किया जा रहा है? बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को आधार प्रदान करने के लिए सक्षम जयपुर अभियान संचालित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए ये कहां से शुरू किया गया? तो जयपुर सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ जयपुर की बस्सी पंचायत, एक बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है, एक बस्सी जयपुर में, ये जरूर ध्यान में रखना प्यारे साथियों, समिति के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। डॉक्टर रामनिवास, कौन है डॉक्टर रामनिवास? है तो डॉक्टर रामनिवास है प्यारे साथियों प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित होने वाले। डॉक्टर रामनिवास को क्या किया गया? प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। और कहां पर किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर भुवनेश्वर उड़ीसा में अब की बार प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सम्मानित किया। और वहीं पर क्या बनाया गया था? अब की बार प्रवासी भारतीय समारोह का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट भारत सोलर एक्सपो 2025। भारत सोलर एक्सपो 2025 क्या कहता है? यह कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा को समर्पित 3 दिवसीय भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में इसका आयोजन किया गया, जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर में। कब किया गया? 17 से 19 जनवरी को किया गया। किसके द्वारा किया गया? राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में क्या कह रहा है? अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और नवाचार के लिए एक बेहतरीन मंच भारत सोलर एक्सपो 2025 में एट्रिका पावर पैनल और इन्वर्टर समाधानों के जाने माने कंपनी इनमें नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया। ठीक है जी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना जरूरी है कि प्रदेश में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 31 गीगावाट से भी अधिक हो गई है। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 24,776 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा की भागीदारी 6,000 मेगावाट है। इसको लगा लीजिए स्टार। 31 मेगावाट से अधिक पहुंच गई है। और उसके बाद देखिए जयपुर परवाह अभियान। परवाह करनी है, किन की परवाह करेंगे दोस्तों? सड़क पर चल रहे हैं उनकी परवाह करेंगे ना, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई इस प्रकार न हो जाए। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कब हुआ था? 1 से लेकर 31 जनवरी तक चला था ना वो। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जयपुर जिला प्रशासन द्वारा क्या किया गया? जयपुर परवाह यानी केयर अभियान का शुभारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत ये बताई गई थी बातें, किस प्रकार हेलमेट लगाना है, किस सड़क हादसों को किस प्रकार कमी की जा सकती है, ये बताई गई। सुशीला मीणा क्या थी? महिला क्रिकेटर है, जो चर्चा में क्यों आई थी? अपनी गेंदबाजी के कारण आई। और क्यों आई? क्योंकि इनकी जो गेंदबाजी थी वो जहीर खान के एक्शन वाली गेंदबाजी थी, इसलिए इसकी चर्चा में आ गई। दिवांश सिंह, कौन है दिवांश सिंह? तो दिवांश सिंह का संबंध हो जाएगा जयपुर में, क्या है इनका संबंध? तीरंदाजी से। तो इन्होंने क्या किया है? 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किन्होंने? दिवांश सिंह ने। किस में जीता? तीरंदाजी में जीता है। अठे सूजस प्रभुता उठे, अठे सूजस प्रभुता उठे, किनका निबंध है? ये है निबंध गोविंद शंकर शर्मा का। क्या है? गोविंद शंकर शर्मा का ये निबंध है। कौन सा? अठे सूजस प्रभुता उठे, राजस्थानी निबंध संग्रह, जिसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि अठे सूजस प्रभुता उठे किनका लिखित राजस्थानी निबंध संग्रह? तो गोविंद शंकर शर्मा का। रुस्तम फिरोज पूनावाला, रुस्तम फिरोज पूनावाला महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के मुख्य संरक्षक और संस्थापक अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो देख लीजिए यहां पर पद्मश्री डॉक्टर रुस्तम फिरोज सोनावाला का मुंबई में क्या हो गया? निधन हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट मनीषा चंद्रा। मनीषा चंद्रा की बात करें तो भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीषा चंद्रा को मुख्य आयकर आयुक्त भी बनाया गया। मुख्य आयकर आयुक्त किसे बनाया गया? तो मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया मनीषा चंद्रा को।
किसे बनाया गया? मनीषा चंद्रा को क्या बनाया गया? मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया। मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया मनीषा चंद्रा को। उसके बाद नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव 2025। अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर है? 10 से 12 जनवरी को किया गया, तो बीकानेर में किया गया। ऊंट महोत्सव तो बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव कहां पर है? बाड़मेर में आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव 2025 का आयोजन बीकानेर में 10 से 12 जनवरी को किया गया था। और महोत्सव में कलाकार पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट मेवाड़ टाक फेस्ट। मेवाड़ टाक फेस्ट कहां पर है? तो ये राजसमंद में। साहित्य एवं संवाद उत्सव मेवाड़ टॉक फेस्ट का आयोजन तीसरा संस्करण राजसमंद शहर में किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? भारत के 100 की कहानी। भारत के 100 की कहानी। भारत के 100 की कहानी इसकी थीम थी। भीमथड़ी क्यों प्रसिद्ध है? भीमथड़ी क्यों चर्चा में आया था? तो भीमथड़ी है क्या, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो भीमथड़ी कोई स्थान का नाम नहीं है, भीमथड़ी है। भीमथड़ी घोड़े को, भीमथड़ी घोड़ा है। भारत सरकार ने घोड़े की 8वीं नस्ल के रूप में गजट में नोटिफाई किया, यानी घोड़े की नस्ल है कौन सी? भीमथड़ी। भीमथड़ी क्या है? क्यों सुनाएगा इसी प्रकार? घोड़े की नस्ल, घोड़े की नस्ल या महाभारत के समय भीम के द्वारा जहां पर गोड्डा मारकर, गोड्डा कहते हैं ना, पानी जो निकाला गया था, वो स्थान भीमथड़ी है। या फिर भीमथड़ी एक योजना है, या भीमथड़ी एक अभियान है। तो भीमथड़ी एक घोड़े की नस्ल है दोस्तों। उसके बाद नेशनल एरोस्केटो बॉल क्या है? नेशनल एरोस्केटो बॉल तो महाराष्ट्र के शिरडी में आयोजित 10वीं नेशनल एरोस्केटो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की जूनियर टीम ने क्या जीता? स्वर्ण पदक। एवं सीनियर टीम ने क्या जीता? रजत। यानी जूनियर ने स्वर्ण और सीनियर ने क्या जीता है? रजत पदक। किसमें जीता है? नेशनल एरोस्केटो बॉल में जीता। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहां पर है? शिरडी में इसका आयोजन हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स। जी हाँ दोस्तों, कौन सा उर्स आ गया? 813वां उर्स। कौन सा? 813वां उर्स आ गया है। और रज्जब माह के 9 दिनों तक ये आयोजित किया जाता है। पहले रज्जब से लेकर 9वें रज्जब तक इसका आयोजन किया जाता है। और बुलंद दरवाजे पर झंडा उतार लिया जाता है समाप्त होने पर, और झंडा लगाकर इसकी उर्स की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, 43वीं जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने क्या जीता? पहली बार रजत पदक जीत लिया है। राजस्थान ने क्या जीता है? पहली बार। कौन सी टीम ने? गर्ल्स टीम ने। कौन सी? गर्ल्स टीम ने 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल में क्या जीता है? रजत पदक जीत लिया है। लड़कों ने क्या जीता जी? लड़कों ने जीता है कांस्य पदक। लड़कों ने कांस्य पदक जीता, लड़कियों ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण नहीं, रजत पदक जीता है। किस में जीता है? ये जीता है किस में? 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में। उसके बाद आता है भागीरथ सिंह राठौड़ को क्या मिला है? भारत वीरता पुरस्कार मिला है। भागीरथ राठौड़ को क्या मिला है? वीरता पुरस्कार मिला है। दुश्मनों के सामने अदम्य साहस दिखाने पर बीएसएफ के कांस्टेबल भागीरथ राठौड़ को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये चूरू जिले से संबंधित है। चूरू जिले से संबंधित है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान क्या है? नेक्स्ट अभियान है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। कहां पर चलाया गया? तो यह चलाया गया प्रदेश भर में। किसकी तरफ से चलाया गया? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया गया था। कौन सा अभियान चलाया गया? स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया था। और कुष्ठ दिवस कब आता है? 30 जनवरी को आता है। इसी दिन यह शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? लीजिए करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू। तो जितनी व्याख्या थी वो यहां पर हो गई है। अब आएगी वन लाइनर के रूप में, क्वेश्चन के रूप में यहां पर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अलवर के, सबसे पहले अलवर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में भारतीय सेना द्वारा किस सैन्य मेले का आयोजन किया गया? तो अपनी सेना को जानो, नो योर आर्मी, अपनी सेना को जानो। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? अलवर में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दिलाने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कल्चरल डायरीज, क्वेश्चन बनेगा ये कि कल्चरल डायरीज का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया था? तो अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया। किसका आयोजन है? कल्चरल डायरीज का आयोजन है।
किसके द्वारा? राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। क्यों किया जाता है इसका आयोजन? क्योंकि राजस्थान की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको नई पहचान दिलाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और अब की बार इसका कौन सा संस्करण था? तो अब की बार इसका चौथा संस्करण था। उसके बाद नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना हेतु रिको को पचपदरा तहसील के ग्राम बोराबास में और ग्राम बागुड़ी में कितनी भूमि आवंटित की है? तो 97,000 हेक्टेयर तो यहां पर की है। पचपदरा तहसील के कौन से गांव में? बोराबास में। और 26 हेक्टेयर गांव में बागुड़ी में की है। और किसके लिए की है? पेट्रो जोन की स्थापना के लिए। तो क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना कि राजस्थान में पेट्रो जोन की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो पचपदरा या बालोतरा में की जाएगी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? राजस्थान पुलिस एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रोड सेफ्टी विषय पर 2 दिवसीय जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, कहां पर इसका आयोजन किया गया? राजस्थान पुलिस अकादमी में किया गया था। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ICDS फील्ड कार्मिक प्रशिक्षण के लिए सिक्कल लैब का वर्चुअल उद्घाटन कहां पर किया? कौन सी लैब का? सिक्कल सेल का वर्चुअल उद्घाटन तो धौलपुर में। किसके लिए? किसके प्रशिक्षण के लिए? तो ICDS फील्ड कार्मिक के लिए। किसने उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती काली सिंध, लगा लीजिए इसको स्टार, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नामकरण क्या किए जाने की घोषणा की है? तो राम जल सेतु लिंक परियोजना, स्टार जितने लगा लो उतने लगा लीजिए, क्वेश्चन बनेगा यहां से। उसके बाद देखिए, विश्व पैराथ्रोम्बॉल महासंघ की नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो निर्मला रावत को। किसे? निर्मला रावत को क्या चुना गया है? विश्व पैराथ्रोम्बॉल महासंघ की नई अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट, 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो पटना बिहार में हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? जिसकी अध्यक्षता नहीं, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया। किसका प्रतिनिधित्व किया? राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। किस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया? तो 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का। कहां पर हुआ इसका आयोजन? है पटना बिहार में हुआ था। पटना बिहार में हुआ। उसके बाद जयपुर में क्या हुआ जी? जयपुर में 17 जनवरी 2025 को क्या आयोजन हुआ? द ढूंढाड़ टॉक 2025 कार्यक्रम हुआ। उसकी थीम क्या थी? तो राष्ट्र हितम मम कर्तव्यम, राष्ट्र हितम मम कर्तव्यम, यानी राष्ट्र का हित ही मेरा क्या है? कर्तव्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सोशल मीडिया के माध्यम से राज सखी और राजीविका का नाम प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के लिए किस शीर्षक ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस वर्कशॉप का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर 17 जनवरी 2025 को किया गया? तो फ्रेंड्स ऑफ राज सखी। उसके बाद नेक्स्ट, डिसेबल्ड क्या है? डिसेबल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता भारतीय टीम के कोच कौन थे? तो कौन थे? रोहित झालानी थे। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी ने अजमेर के किस क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया है? किसने किया? वासुदेव देवनानी ने। कौन है वासुदेव देवनानी? तो विधानसभा अध्यक्ष है। तो लोंगिया क्षेत्र में क्या किया है? लोंगिया क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? भीलवाड़ा में नगर निगम एवं किस संस्था द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम स्वच्छता एवं पर्यावरण मेले का आयोजन किया? तो अपना संस्थान के द्वारा क्या किया गया है? अपना संस्थान के द्वारा आयोजन किया गया। अपना संस्थान के द्वारा क्या किया गया? भीलवाड़ा नगर निगम और अपना संस्थान के द्वारा हरित संगम स्वच्छता पर्यावरण मेले का आयोजन किया गया था। उसके बाद डांगी सेवा संस्थान खेल संघ कहां पर है? उदयपुर में। इसके द्वारा कौन सी 37वीं डांगी पटेल समाज खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन की गई? और इसकी पहली प्रतियोगिता कब? वर्ष 1989 में। देख लीजिए कितनी
छोटी छोटी बातें भी दे रखी है, इससे बाहर तो क्वेश्चन क्या ही आएंगे दोस्तों। सब कुछ पढ़ा दिया आपको, केवल एक पेज ये रहा है, ये पढ़ लीजिए, आपका राजस्थान करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मकर संक्रांति के पर्व पर जल महल की पाल पर, कहां पर है, जल महल की पाल पर कौन सा उत्सव का शुभारंभ किया था, पतंग उत्सव का शुभारंभ किया था। यानी पतंग उत्सव का उत्सव है, उसका शुभारंभ कहां पर किया गया, जल महल की पाल पर। कब, मकर संक्रांति के पर्व पर। किसने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कोटड़ा, कोटड़ा कहां पर है, अजमेर, कोटड़ा अजमेर में स्थित विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो 13 फीट। तो आपसे पूछा जाएगा कि विवेकानंद पार्क, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद की 13 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया, तो कोटड़ा अजमेर में। किसके द्वारा किया गया, तो वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट, सूर्य संगम संस्थान की ओर से, किसके द्वारा, सूर्य संगम संस्थान की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का कौन सा संस्करण जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया, तो 35वां। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह कहां पर है, जवाहर कला केंद्र में जयपुर में इसका आयोजन किया। कितने दिवसीय था, 3 दिवसीय था। किसकी ओर से इसका आयोजन किया गया, सूर्य संगम संस्थान की तरफ से इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था, तो 35वां इसका संस्करण था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ राजस्थान की किस वार्षिक अधिवेशन का आयोजन मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम जोधपुर में 10 से 11 जनवरी 2025 को किया गया, तो 63वें संस्करण का किया गया था। कौन सा अधिवेशन है, 63वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। कहां पर, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम जोधपुर में। कौन से, तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासंघ राजस्थान के अधिवेशन का, कौन से, 63वें अधिवेशन का। उसके बाद देखिए, ऑपरेशन फ्री स्काई का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्री, ऑपरेशन फ्री यानी फ्री, स्काई यानी आसमान, यानी आसमान को सुरक्षित यानी फ्री करना। पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया गया था। अरमान अग्रवाल, अरमान अग्रवाल क्या है, तो अरमान अग्रवाल की हम बात करें तो अरमान अग्रवाल भारत के एकमात्र छात्र थे जिन्होंने क्या किया था, देखिए क्या किया था, चीन के शैनसोंग में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत पदक जीता है। क्या जीता है, रजत पदक जीता है। किस जिले की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए वहां पर फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा, फ्लाइंग स्कूल कहां पर है, भीलवाड़ा में खोला जाएगा। कहां पर है, भीलवाड़ा में खोला जाएगा फ्लाइंग स्कूल। उसके बाद राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी रालसा ने 6 से 18 वर्ष के विशेष योग्य जन बच्चों के लिए कितनी राशि स्कॉलरशिप देने की योजना की शुरुआत की है, तो 2500 रुपए प्रति माह। कौन देगा ये स्कॉलरशिप है, तो ये देगा रालसा। कौन देगा, रालसा। बोले तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। कितनी वर्ष की उम्र के बच्चों को, 6 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को। क्या सभी को मिलेगी, नहीं, ये मिलेगी विशेष योग्य जन बच्चों को मिलेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस वर्ष खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी राजस्थान को देने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक अनुरोध किया है, तो वर्ष 2026 में। यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कहा है कि वर्ष 2026 में खेलो इंडिया जो राष्ट्रीय युवा खेल होते हैं उनकी मेजबानी राजस्थान को दे दी जाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, हमें राज रंगम यानी राजस्थान रंग महोत्सव की बात करेंगे, जिसका आयोजन कहां पर किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था। किसकी ओर से किया गया था, तो यह किया गया था भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय और एक्टर्स थिएटर एंड राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, तो 7वें संस्करण का आयोजन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, लीजिए, शकुन ग्रुप के इंटीरियर और डेकोरेशन का मेगा शो डेकोर इंडिया 2025 के किस संस्करण का आयोजन जेसीसी यानी सीतापुरा जयपुर में जो जेसीसी है जवाहर कला केंद्र है वहां पर किया गया, तो 24वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 24वां था। राजीव दत्ता को क्या किया गया है, राजीव दत्ता को राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे, राजीव दत्ता को बनाया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की योजना के तहत स्थापित देश के किस पहले रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के लिए चुना गया है। जो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग सेंटर है तो RDT
सिंगावाल अजमेर, आरटीडीसी सिंगावाल अजमेर को अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के लिए चुना गया है, जो भारत का पहला है। भारत का पहला है। नागौर में आयोजित, क्या है नागौर में आयोजित, किसका आयोजन हुआ था? राजस्थान राज्य सब जूनियर एवं जूनियर सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बालक वर्ग में तो बीकानेर की टीम विजेता रही और जयपुर की टीम उप विजेता रही। लेकिन बालिका की बात करें तो बालिका में नागौर की टीम विजेता रही और गंगानगर की उप विजेता रही थी। उसके बाद नेक्स्ट मदन दिलावर, जो पंचायती राज मंत्री, ये पंचायती राज मंत्री है, उनके द्वारा क्या किया गया? उन्हें क्या किया गया है? उन्हें किया गया कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है। जो पुनर्गठन के लिए बनाई गई है ना कैबिनेट सब कमेटी है बनाई गई है, उसका संयोजक किसे बनाया गया? मदन दिलावर को। राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए एक कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी? कैबिनेट सब कमेटी। उसका संयोजक किसे? मदन दिलावर को बनाया गया। वेदांता सुमय के साथ किसने एमओयू किया है? तो नंद घर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने वेदांता सुमय के साथ क्या किया है? एमओयू किया है। कितने नए नंद घर स्थापित किए जाएंगे? तो 25,000 नए नंद घर स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद देखिए महाराजा सूरजमल वज्र विश्वविद्यालय, इसके कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो महाराजा सूरजमल वज्र विश्वविद्यालय के कुलपति है। जिन्हें क्या मिला है? जिन्हें प्यारे साथियों चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडियन अकेडमी ऑफ बायो मेडिकल साइंस द्वारा क्या दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया 2024 का। उसके बाद देखिए इसरो द्वारा क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन का आयोजन कहां पर किया गया? रामगंज मंडी कोटा में किया गया। और लास्ट देख लीजिए राजस्थान से संबंधित है कि जो पुनर्गठित राज्य सहकारी विकास समिति है, उसका अध्यक्ष किसे? सुधांशु पंत मुख्य सचिव को बनाया गया। पुनर्गठित राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे? सुधांशु पंत को बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें राज्य की, ये और देख लीजिए राष्ट्रीय करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि धनोरी वेटलैंड कहां पर है? तो जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? धनोरी वेटलैंड, जिसकी अधिसूचना की स्थिति स्पष्ट करने के आदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वहां सरकार को दिया है। ठीक है जी। और बांके बिहारी मंदिर, क्या है बांके बिहारी मंदिर? है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वृंदावन स्थित किस मंदिर को विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान किया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? बांके बिहारी मंदिर। और ये अब क्या कर सकेगा? अब ये विदेशी धनराशि प्राप्त करने की से अनुमति मिल गई है। तो ये था हमारा क्या? प्रादेशिक करंट अफेयर्स, यानी राजस्थान करंट अफेयर। उसके बाद पुरस्कार सम्मान आएंगे दोस्तों, जिसमें हमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कलाम आजाद ट्रॉफी किसे मिली है? खेल प्रोत्साहन के लिए किसे ट्रॉफी मिली गई है? तो देखिए हमारा क्या हो गया? प्रादेशिक करंट अफेयर कंप्लीट हो गया आज की क्लास में। तो देखिए अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए 2 क्लासें हुई है हमारी, शनिवार रविवार को क्लास होगी केवल, सोमवार से शुक्रवार कक्षा 10 की क्लास होती है हमारी। जो किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो देखिए राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ चुके हैं और प्रादेशिक करंट अफेयर हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा पुरस्कार सम्मान, खेल परिदृश्य और उद्यतन, ये 3 नंबर क्लास में आने वाला है। तो उस क्लास को देखने के लिए चैनल को करना होगा आपको सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास करना होगा शेयर, और प्यारे साथियों कमेंट भी करना होगा क्लास किस प्रकार लगी, क्लास को लाइक भी करना होगा। चौथी क्लास में हम क्या देखेंगे? चौथी क्लास में हम अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हम प्यारे साथियों नवीनतम वस्तु निष्कर्षण और मासिक घटनाओं का सार संग्रह पढ़ने वाले हैं। ये हो जाएगी हमारी 5 क्लासें। तो प्यारे दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। कल हमारी क्लास रहेगी कक्षा 10 की, फिर शुक्रवार तक कक्षा 10 की ही बुक की क्लासें चलने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।